अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उसका नाम है, हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो, ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम? वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और बाहर की तरफ होगी। लेकिन मैं इसको इधर बना देता हूँ। ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होती है तीनों। ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बताया था ओरिजिन कहते हैं ना, ये हमने ओरिजिन मान लिया अपना। ठीक। अब ओरिजिन पर मैंने एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू। ये चार्ज कहाँ रखा है? ओरिजिन पर रखा है। और कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। एक चार्ज यहां रखा मैंने पी पॉइंट पर। इस पॉइंट को पी कह देते हैं, और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। ठीक है। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ कि ये जो ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है, ये इस चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगी, अगर वो निगेटिव होता तो अट्रैक्शन फोर्स लगती है। आप जानते हैं। बात समझ में आती है यहां तक? और जितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, उतनी फोर्स ये जो क्यू है वो इस पर लगाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का थर्ड लॉ को फॉलो करती है। मतलब जितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, उतनी फोर्स ये इस पर। ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस क्यू चार्ज को जो पी पॉइंट पर रखा था, इसको मैंने हटा दिया यहां से। क्यू चार्ज को हमने वहां से हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब आप बताएं कि इस जगह पर अब क्या है। उस समय जब स्मॉल क्यू रखा था तब तो फोर्स फील हो रही थी यहाँ पर, लेकिन अब वो स्मॉल क्यू तो हट गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा? बताओ। अब अब आपको भैया कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर फिर से क्यू रखूंगा, तो फिर से इस पे क्या लगने लगेगी? फोर्स लगने लगेगी। मतलब चार्ज और फोर्स के बीच में भी इंटरमीडिएट कुछ टर्म है। ठीक है। उस चीज को समझाने के लिए कि इनके बीच में क्या है, जैसा मैंने चार्ज हटा दिया तो अब यहाँ पर क्या है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फेराडे। फिजिसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे। केमिस्ट्री में भी इन्होंने बहुत काम किया है। और फिजिक्स में इन्होंने मोटर, डायनामो, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा इन पर काम किया है। ठीक है। तो माइकल फेराडे ने क्या बताया कि कोई भी जब चार्ज होता है ना क्यू, तो उस चार्ज के सराउंडिंग्स में, मतलब चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? फील्ड। और उस फील्ड को ही उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये क्यू चार्ज रखा आपने, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ 3D में, देखो थ्री डायमेंशनल है नहीं, पूरा स्पेस में, 3D स्पेस में एक फील्ड जनरेट कर दी इसने अपनी। अब इस फील्ड के अंदर कोई भी आप चार्ज रखेंगे, तो उस पर क्या लगने लगेगी? फोर्स लगने लगेगी। और वो फोर्स किसके बराबर होगी? कुलाम्स फोर्स के बराबर होगी। तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में ये जो फील्ड जनरेट हो जाती है, जो स्पेस जनरेट हो जाता है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उस पर फोर्स लगने लगती है, इस फील्ड को ही नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। So the surroundings of a charge in which another charge feels force is called electric। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल लगने लगता है, उस क्षेत्र को, उस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन देखो, किसी आवेश के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल का अनुभव करता है, कोमा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, कोमा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप एक चार्ज लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर मैं यहाँ माइनस क्यू ले लेता तब भी तो फोर्स लगती ना इस पर, तो अट्रैक्शन वाली लगती, यानी फील्ड तो फिर भी जनरेट होती ना। यानी पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाती है, और उस फील्ड के अंदर कोई भी आप चार्ज लेकर आएंगे तो उस पर फोर्स लगने लगेगी। जिस चार्ज को ला रहे हो, जाहिर सी बात है उसकी भी फील्ड होगी, है ना, उसकी तो फील्ड होगी। तो जब फील्ड मिलती है आपस में तो फोर्स जनरेट हो जाती है। ठीक, तो अब ये जो चार्ज रखा हुआ है ना ओरिजिन पर, इसकी फील्ड से इस पर फोर्स लग रही है, तो इस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ना आप अभी, जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, और इस पर देख रहे हो उसका इफेक्ट। तो इसको आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से टेस्ट कर रहे हो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस चार्ज को कहा जाएगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये सोर्स किसको बोलते हैं? जो कोई चीज प्रोड्यूस करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है, और इस आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण बल लग रहा है। यानी ये एक तरीके से टेस्ट चार्ज के रूप में काम करेगा, और ये एक तरीके से सोर्स चार्ज के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण जो फोर्स लग रही है, उसको कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? अब गुलाम फोर्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में फोर्स निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हम दिखाएंगे ई। क्या दिखाएंगे? ई, कैपिटल ई। फोर्स वही है, बस दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। भाई फोर्स तो वही है जो चार्ज के बीच लगती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है, जो कि कूलाम फोर्स है एक्चुअल में, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो कैसे लिखेंगे देखो। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E can be written as, मतलब टेस्ट चार्ज Q पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से जो फोर्स लग रही है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज आपने लिया है वो लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल ई से।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपकी, उससे क्या कर दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वही फोर्स आ जाएगी जो कूलाम फोर्स होती है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम फोर्स को लिख सकते हैं अगर चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए इस क्यू को कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्या, क्यू। और एफ क्या है, फोर्स ही तो है, कूलाम फोर्स ही तो है। तो कूलाम फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच तो क्या होगी, अगर मैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको पोजीशन वेक्टर मान लूं आर, यानी आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो आर मैग्नीट्यूड आर होगा, या इसको ऐसे लिख देते हैं हम स्मॉल आर। ये आर की वैल्यू है, डिस्टेंस है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी है, और आर कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो बताओ फोर्स, बताओ कितनी लगेगी दोनों चार्जेस के बीच। तो हम लिख लगा सकते हैं कूलाम्स लो, क्या एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2, कैपिटल Q1 है, स्मॉल Q2 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखी, ठीक है। तो ये जो एफ की वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो करो। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताना जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू लिख दी ऊपर, डिवाइड में क्या है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आया मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता रहा है हमको ये फॉर्मूला, कि इस आर डिस्टेंस पर इस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां जो E है वो क्या है, बताना जरा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये, है ना। तो इसको हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तुम हिंदी में लिखना ना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ क्या, किसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर, क्या लिया डिस्टेंस हमने, आर, आर केवल, तो आर स्क्वायर तो फॉर्मूले में है ना, डिस्टेंस तो आर पर है। इस फॉर्मूले से आप जो वैद्युत क्षेत्र बनता है आवेश के चारों तरफ, उसकी कितनी भी दूरी पर तीव्रता निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहीं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सी फोर्स, कूलम्ब। बात समझ में आ गई। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या निकाल दिया, फॉर्मूला निकाल दिया। और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली है हमने, ये स्मॉल क्यू की, कैपिटल क्यू की, कैपिटल क्यू की निकाली है ना, तभी तो कैपिटल क्यू आया है ना, देखो, है ना, नोट करो। हो गया भाई, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में भी, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे, सम इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स समझने हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बताओ। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखा, क्या था वो, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिखा था, नहीं लिखा था अभी, फिर एफ की वैल्यू रखी थी, तो फिर वो वाला फॉर्मूला आया था। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, बताना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी,
स्केलर या वेक्टर? इस फॉर्मूले को देखो ना आप, इस फॉर्मूले में फोर्स लिखी हुई है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। चार्ज तो स्केलर होता है, फोर्स तो वेक्टर है। तो ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगी? वेक्टर ही होगी। जब एक की वैल्यू में वेक्टर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो वेक्टर ही होगी। अब वेक्टर होगी तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात तो हमने कर ली अभी उस फॉर्मूले से, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन की। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये जो चार्ज आपने लिया है ये पॉजिटिव है, और ये टेस्ट चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है? इधर की तरफ। रिपल्सन हो रहा है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? आउटवर्ड होगी। इस चार्ज से आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? यानी जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। बात समझ में आ गई? हाँ। वहीं अगर इस चार्ज को निगेटिव ले लेता, सपोज करो मैं यहाँ पर माइनस क्यू ले लेता, तो फिर ये माइनस क्यू इसको क्या करता बताओ? ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, ये माइनस होता तो ये इसको क्या करता? फिर अट्रैक्ट करता। यानी नेगेटिव चार्ज जो होता है माइनस क्यू, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? फिर अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड। ये अट्रैक्ट करेगा ना इसको, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है, तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप किधर लेंगे बताएं जरा? आउटवर्ड लेंगे ना, बाहर की तरफ। इधर देखेंगे तो इधर बाहर होगी, इधर देखेंगे तो इधर बाहर की तरफ, इधर देखेंगे तो इधर बाहर। ये ना, ये इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा अगर ये माइनस में ले लेता मैं तो क्या होता? -1 माइनस में ले लेंगे तो फिर इनवर्ट हो जाएगी, है ना? अगर माइनस क्यू होता तो डायरेक्शन इनवर्ट हो जाती। ठीक है। डायरेक्शन। तो याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है। ये दोनों डायग्राम नोट करें फर्स्ट पॉइंट। बस कर दूं? तो मैग्नीट्यूड की बात भी कर ली हमने, डायरेक्शन की बात भी कर ली, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में समझते हैं जरा। सेकंड पॉइंट देखिए जरा। आप जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, उसकी कंडीशन ये है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे आर डिस्टेंस पर, इस टेस्ट चार्ज क्यू पर, तो हमने इसकी पोजीशन को कहाँ माना? ओरिजिन पर माना। तो ये पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे इस पॉइंट पर। अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वेरी कर देगी, यहाँ पर चेंज होती जाएगी, क्योंकि फिक्स नहीं रह पाएगी ना, क्योंकि चार्ज में जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो वो तो खुद मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी इसकी जो लोकेशन है वो कैसी रहनी चाहिए? फिक्स रहनी चाहिए, फिक्स्ड लोकेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है इस केस में? अभी आपको मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा उतनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, तो फिर पोजीशन तो चेंज हो जाएगी क्योंकि इस पर फोर्स लगेगी। जितनी ये लगाएगा उतनी ये लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं। तो अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप समझ में आ रही है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कहा कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इतना स्मॉल है कि इसको आप नेगलेक्ट ही कर दो, इसकी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लो। बात समझ में आ रही है? तो नेग्लिजिबल वैल्यू होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, E इज इक्वल टू F
बाय क्यू, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हमने क्या मान लिया, बहुत ही ज्यादा स्मॉल मान लिया, कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो है ही नहीं, ये मान के चलो आप, इतना ज्यादा स्मॉल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उतनी ज्यादा फोर्स फिर इस पर लग नहीं पाएगी, तो बात कहानी वही रहेगी, ये यही रहेगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई बड़ा मैग्नेट है मेरे पास, मैग्नेट से समझो, और एक छोटा सा मैग्नेट है, बहुत छोटा मैग्नेट है, तो कौन किसको खींच लेगा? बड़ा वाला छोटे वाले को खींच लेगा ना, ये थोड़ी ना खींच पाएगा इसको। बात समझ में आ रही? तो वही केस कर दिया हमने, इस वाले चार्ज को बहुत छोटा मान लिया ताकि इसकी पोजीशन चेंज ना हो। बात समझ में आ गई? तो अब इसको बहुत, अब दिखाएं कैसे इसको, ये बहुत छोटा है, फॉर्मूला तो वही है सबके लिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, लिमिट, और लिमिट हमें बताएगा क्या, कि जो Q है ना, वो किसको टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। मतलब जीरो को टेंस करने का मतलब हो गया कि ये नेग्लिजिबली क्या है, स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल। नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब इतना स्मॉल है कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट ही मत करो, ठीक है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज, केवल टेस्ट करने के लिए आया है। और एफ अपॉन क्या लिख दो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा एक्चुअल में, किसके लिए, टेस्ट चार्ज के लिए। अगर बहुत छोटा सा चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिखो, ठीक है, नोट करो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द लोकेशन ऑफ कैपिटल Q should not be changed while calculating electric field, electric field intensity। तो हिंदी में बोलूं, क्या समझ गए? हिंदी में बोलूं, हिंदी में देखो, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय आवेश कैपिटल Q, आवेश कैपिटल Q की स्थिति बदलनी नहीं चाहिए, आवेश कैपिटल Q की स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। और ना बदले इसके लिए हमने क्या किया भाई, जो टेस्ट चार्ज है उसको कैसा ले लिया, बहुत ही ज्यादा स्मॉल ले लिया, नेग्लिजिबली स्मॉल ले लिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, ठीक है। देखो अगला पॉइंट ये है, बताएं जरा, ये जो इसकी कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो इस कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस Q पर डिपेंड करेगी? डिपेंड किस पर कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड करने का अर्थ ये है कि कब बढ़ रही है और कब घट रही है इस कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। इस कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ जाएगी और कब घट जाएगी, तो हम कहेंगे ये किस पर डिपेंड कर रही है, तो बताओ किस पर डिपेंड कर रही है? क्या इस स्मॉल Q पर डिपेंड कर रही है? तो फिर आपने अभी फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बताना जरा, कांस्टेंट होती है। कैपिटल Q की निकाल रहे हैं तो कैपिटल Q अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय आर स्क्वायर। देखो, क्योंकि यही दो चीजें तो हैं जो चेंज होंगी, यही दो चीजें तो हैं चेंज होंगी, बाकी ये चीज तो कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट हटता है तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट, उल्टा हो सकता है ना। यानी यहां से हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैपिटल Q पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही। मतलब इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगी ही, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, जाहिर सी बात। और किस पर डिपेंड कर रही है, देखो आर पर,
और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है ना आर के साथ इसका रिलेशन। मतलब अगर इस आर आर क्या, यही तो डिस्टेंस ही तो, अगर आप इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताओ, ये पास में आ जाएगा ना और चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज फोर्स बढ़ जाएगी इस पर लगने वाली। बात समझ आ रही है? यानी इस पी पॉइंट को अगर मैं पास लाता रहूं, पी पॉइंट को पास लाने का मतलब मेरा यह है कि आर को कम करना, आर को कम करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और इसी तरह से अगर आर को बढ़ा दूं मैं, यानी पी पॉइंट अगर यहां ले लूं या यहां ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती जिस पर आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, कि जो चार्ज है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस क्या है। बात समझ में आ गई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/r² के, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट या ऑफ द चार्ज, है ना? या ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, लिख दो ऑफ द पॉइंट, और पॉइंट पी पर कैसा भी चार्ज रखो आप, टेस्ट रखो कैसा भी रखो, यानी पी पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि क्यू पर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक बात नोट करो, बात थर्ड पॉइंट को नोट करो, थर्ड है यहाँ, थर्ड पॉइंट। पॉइंट पी नॉट द चार्ज क्यू, मतलब पॉइंट पी पर डिपेंड करती है, चार्ज क्यू पर नहीं। हाँ हिंदी में लिखेंगे बिल्कुल साफ, लिखो वैद्युत क्षेत्र बिंदु पी की, वैद्युत क्षेत्र बिंदु पी की दूरी पर निर्भर करता है, बिंदु पी की दूरी पर निर्भर करता है, ना कि आवेश क्यू पर, स्मॉल क्यू बनाना, ना कि आवेश क्यू पर, दूरी पर निर्भर करता है, ना कि आवेश क्यू पर। इस क्यू की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो आर पर ही डिपेंड करेगी कि कितनी दूर पॉइंट है, कितनी दूर नहीं। अच्छा, लिमिट क्या हो सकती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां तक रखें उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती रहे, बताओ क्या हो सकती है, आर की लिमिट क्या है, आर की लिमिट बता सकते हैं आप, कितनी दूर तक ले जाने पर फील्ड लगेगी, उसके बाहर नहीं लगेगी, बताओ। आर की कोई लिमिट ही नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, कम 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 कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे आर बढ़ाते हैं कम होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज जो फोर्स है वो कम होती जाती है। क्या फोर्स खत्म हो जाती है एक पॉइंट पे आके, या बहुत बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है फोर्स, बताओ। हाँ, फोर्स खत्म नहीं होती क्योंकि चार्ज खत्म थोड़ा ना हुए, खत्म होने का मतलब यह है कि बिल्कुल भी नहीं लगना, बिल्कुल जीरो हो जाना, E इज इक्वल टू जीरो हो जाना। तो E इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू जीरो जब होगा जब यहां से आप चार्ज ही हटा दो बिल्कुल, तभी तो, जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन अगर चार्ज है, डिस्टेंस हटा रहे हैं हम, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब एक जगह ऐसी आएगी बढ़ाते बढ़ाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस कर जाएगी किसको, जीरो को। देखो जीरो को टेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि जीरो हो जाएगी,
जीरो को टेंस करने का मतलब ये होता है जब बहुत 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 छोटी हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। आप इस आर को कहीं तक भी ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट पर भी ले जाओ, तब भी वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कहाँ किसको टेंस कर जाएगी? जीरो को टेंस कर जाएगी। ये कब टेंस करेगी? जब आर क्या होगा, देखो मैं यहां लिख देता, सही से लिख देता, यहां हम लिख सकते हैं व्हेन आर टेंस टू इनफाइनाइट, जब आर इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा तब ई टेंस टू जीरो हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? दोनों ही टेंस करेंगे, इक्वल नहीं होंगे। ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं, आपने इक्वल कैसे लिख दिया उसको? इनफाइनाइट क्या, इक्वल लिखने का मतलब आपको पता है कि अच्छा आर इक्वल होगा इनफाइनाइट के, तो इनफाइनाइट ही नहीं पता तो आर कैसे इक्वल हो गया, है ना? और ना आप ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू जीरो। ई इज इक्वल टू जीरो आप तभी लिख पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, हाँ, या तब लिख पाएंगे जब चार्ज ही क्या हो, जीरो हो। जब चार्ज ही नहीं होगा तो फिर ई जीरो होगा। या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए, वो अलग केस है। कई सारे चार्जेस हैं उनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, वो अलग केस है। वहां नेट जीरो है, ई जीरो नहीं है। बात समझ में आ गई? देख लो इस पॉइंट को। लास्ट पॉइंट और देखते हैं क्या बोला मैंने। मैंने अभी आपको अभी समझाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज से अगर आप आर डिस्टेंस इधर जाएं पी पॉइंट तक, या आर डिस्टेंस इधर जाएं पी पॉइंट तक, या आर डिस्टेंस इधर जाएं पी पॉइंट तक, क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी? सेम होगी। किसी भी डायरेक्शन में आप आर डिस्टेंस चले जाइए, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ ना? सेम होगी। उस पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर उसकी लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हो आप तो, क्योंकि अगर उसकी लोकेशन चेंज करोगे तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आर डिस्टेंस फिक्स है तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी यहाँ 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 होगी। बात समझ में आ गई? यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक क्या देखूं, आप सोच चार्ज है, टेस्ट चार्ज सोच चार्ज सकता। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, देखो, अगर आप आर डिस्टेंस इधर गए पी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस इधर गए पी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस इधर गए पी पॉइंट पर, ऐसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर उतनी ही डिस्टेंस गए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हर जगह सेम होगी। यानी एक तरीके से यहाँ पर क्या बना सकता हूं मैं? स्फेयर बना सकता हूं, नहीं बताओ? इस स्फेयर के सरफेस पर चले जाइए आप, इसके हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। अगर चार्ज इसके कहाँ रखा हुआ है? सेंटर में रखा हुआ। यानी समझ गए ना आप? जैसे मैंने ये एक स्फेयर बनाया, इसका एक सेंटर है, यहां मान लीजिए आप प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। स्फेयर में लग रहा है, मान लो यार, समझ लो। यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अब देखो सेंटर पर अगर ये रखा है तो आप कहीं भी चले जाएं, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या रहने वाली है? देखो, आर ही तो रहने वाली है, कि रेडियस होगी ना ये? बताओ, हर पॉइंट पर क्या रहने वाली है? आर ही तो रहने वाली है। तो जब डिस्टेंस सेम होगी तो इसके हर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिलेगी? सेम ही मिलेगी। इसलिए इसको बोलेंगे हम, इसको बोले, इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री होती है भैया। सिमेट्री का मतलब होता है समान, स्फेरिकल का मतलब स्फेयर पर, स्फेयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है? समान रहती है। तभी रहेगी जब चार्ज कहाँ हो? उसके स्फेयर के सेंटर पे हो। पता चला यहाँ चार्ज है, तुम यहाँ सेम कर रहे हो, वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना। नोट करो।
हो गया भाई? तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक रखती है, मतलब स्फेयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, अगर चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कई सारे चार्जेस हैं हमारे पास, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उन सब चार्जेस की वजह से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम मतलब जब एक से ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं तो उसको चार्ज का क्या बोला जाता है, सिस्टम बोलो। ठीक है, सिस्टम में एक से ज्यादा ही चार्जेस होंगे। ठीक, ये पॉइंट्स पढ़कर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर न्यूमेरिकल समझने हैं सारे तो। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। आवेशों के निकाय, तुमको बोलते हैं निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। हो गए? देखो, अब मैं क्या करता हूँ, कई सारे चार्जेस दिए हुए, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक चार्ज लिया मैंने Q1, यहाँ एक चार्ज लिया Q2, यहाँ एक चार्ज लिया Q3, इसी तरह से मैंने कितने चार्ज ले लिए, क्यों है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक, इस P पॉइंट पर हमारा वही रखा है क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को वैसे तो क्यू नॉट से दिखाते हैं ना, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है, पढ़ के आ रहा है। तो इस क्यू नॉट, इस पी पॉइंट पर ये जो क्यू नॉट चार्ज रखा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, और ये सारे चार्जेस लगा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट पर सबकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई यहां से और ये जो पी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आर, 1 2, 1 से कहाँ जा रहे हो आप, पी पे जा रहे हो ना, 1 से पी, और वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही Q2 से मान लेते हैं पी तक की डिस्टेंस, ये कितनी होगी बताओ, आर, 2 से पी पर गए, 2 से लाइन ऐसे खींची है लेकिन गए 2 से ही है ना, तो 2 से कहाँ, पी, है ना। ऐसे ही यहां से मान लेते हैं Q3 से इसकी डिस्टेंस आर, पी पी, और ऐसे ही करते करते कहां से मान लेते हैं, QN से भी इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर एन पी, ठीक है। ये सारी हमने क्या मान ली, इसकी डिस्टेंस मान। अब क्या होगा भाई, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये Q1 चार्ज है पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पर, रिपल्सन करेगा ना, तो कहाँ होगी बताओ, और पॉजिटिव चार्ज की मैंने बताई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड मतलब किधर, इधर ही तो होगी, है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, E1, ठीक है। इसी तरह से निकाल सकते हैं E2, इसी तरह से E3, और इसी तरह से E4,
ये हमने सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी इसका, ठीक है। अब हमें नेट निकालनी है, तो वही तरीका है जैसे फोर्स थी। जैसे फोर्स थी, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। जिस तरह से फोर्स को हम निकालते हैं किसी चार्ज पर, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, क्योंकि दोनों ही कैसी क्वांटिटी है बताना, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो चाहे फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। यानी अगर एक पॉइंट पर कई सारे वेक्टर लग रहे हैं तो उनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं ऐसे ही, है ना। तो कर लेते हैं, रुक जाओ, लेकिन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं E1 की वैल्यू बताना भाई, E1 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे E1 का, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही F/Q वाला लगा रहे हैं ना। और फिर चार्ज किसकी, E1 की निकाल रहा हूं ना आप, तो क्या आएगा यहाँ पर, Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या आएगी बताओ, R1P का स्क्वायर। अब वेक्टर लगाया है मैंने, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको। तो डायरेक्शन क्या होगी, 1 से कहाँ जा रहे हैं, P पर, और ये यहाँ पर क्या लगेगा, कैप। ये कैप ही तो बताता है डायरेक्शन, मैंने समझा रखा है सारा पहले। ये मैग्नीट्यूड हो गया पूरा, और ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप E2 निकलवा सकते हैं। तो E2 के लिए भी लिख दूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P, देखो डिस्टेंस 2P है, स्क्वायर, और यहाँ R2P का कैप। क्वेश्चन 2। E3 ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम डैश डैश कर देते हैं। E3 ना निकाल के डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, EN। EN निकालो डायरेक्ट। EN क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN डिवाइड में RNP का स्क्वायर, और यहाँ पे RNP का क्या, कैप, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन N। ऐसे 1 2 3 कई सारे चलेंगे ना, तो N मान लेते हैं, चलो। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या, सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये कहता है कि आपने अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है इस P पॉइंट पर, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो, सम नहीं बोलेंगे केवल, वेक्टर सम बोलेंगे, क्योंकि केवल सम और वेक्टर सम में बहुत बड़ा अंतर है ना। क्या अंतर है पता है ना, क्या अंतर बताओ, हाँ पता, तो गर्दन क्यों ला रहा हो, तो पूछो, फिर नहीं पता तो पूछ क्यों ना रहे। देखो वेक्टर सम और सम में मैं डिफरेंस बताऊं। मान लो इस बॉक्स पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और नीचे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है, या इसको भी 10 ही कर देते हैं, 10 न्यूटन। अगर मैं आपसे कहूं इन फोर्सेस का सम बताओ, केवल सम बताओ, क्या बताओ, सम, तो आप क्या कहोगे भैया, सम बताना, सम का मतलब प्लस होता है। प्लस मतलब 10 और 10 आप कितना बता दोगे, 20 न्यूटन। लो सम बता दिया भैया आपने। लेकिन अगर मैं आपसे कहता वेक्टर सम बताओ, क्या बताओ, तो वेक्टर सम कितना आएगा इसका, वेक्टर सम का मतलब है सम विद डायरेक्शन। यानी अब आपको डायरेक्शन भी देखनी है, तो ये ऊपर है देखो फोर्स, तो इसको पॉजिटिव लेंगे हम, कर देखो ध्यान से। और ये फोर्स नीचे है, तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब जरा जोड़ना है इनको, तो एफ नेट क्या निकल कर आएगा वेक्टर सम में, एक ऊपर वाली फोर्स एक नीचे वाली फोर्स, दोनों क्या हो गई, कैंसिल, क्या आया, ये वेक्टर सम है। बात समझ में आ गई, यानी सम करना है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, डायरेक्शन को देखकर सम करना, बस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं आपके पास, उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो वेक्टर सम कर दिया हमने, आपको क्या मिल जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ई नेट बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, कहां तक,
प्लस ई एन वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्मूले इसमें वैल्यू रखकर थोड़ा सा इसको और हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। हालांकि रूल तो यही है, आपको समझ में आ गया, लेकिन डिनोट कर सकते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? इनकी वैल्यू रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ये जो आई है वैल्यू रख सकते हैं ना। तो रखना, E1 की वैल्यू रख दो जरा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 R1P का स्क्वायर और R1P का कैप। ठीक है, ऐसे ही रखवा दो आगे एक और, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P का और R2P का। इसी तरह से E3 E4 डैश डैश चलेगा N तक। तो N वाले को लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R1N का स्क्वायर और NP होगा ना, और RNP का कैप स्क्वायर हो गया फिर क्या। ठीक है, क्या कॉमन मिलेगा इन सब में बताना, कुछ कॉमन मिलेगा क्या? अरे अरे एक एक करके बोल रहा है यार। अब आज तो तुम्हारी बूझ गई, समझ नहीं आया क्या बोला, क्या कॉमन है बताओ। अरे ये पूरा देखो कॉमन है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू तो कॉमन ही है, बाकी सब चीजें अलग अलग है देखो, है ना। बच्चे क्या कहते हैं पता है, भैया ये आर भी तो कॉमन है, आर इधर भी है इधर भी है इधर भी है। तो आर ही तो है, लेकिन आर का मतलब तो अलग अलग है। यहाँ R1P मतलब इस चीज की बात हो रही है, यहाँ R2P मतलब इस चीज की बात हो रही है। क्या ये दोनों बराबर होंगी क्या? जरूरी थोड़ी ना, ये चार्ज कहीं भी हो सकता है, ये चार्ज कहीं भी हो सकता है। अरे बात समझ में आ गई? यानी केवल ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये सब में सेम है, तो इसको मैं कहाँ ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया इसको मैंने। सही है, तो अंदर क्या बचेगा बताना जरा भाई, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, Q1 R1P स्क्वायर और R1P का क्या कैप, Q2 R2P का स्क्वायर और R2P का कैप। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये जो वैल्यू है इसको कैसे लिख सकता हूं बताओ, पढ़ा है आपने? मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब बहुत दूर तक वैल्यू ऐड होती जाती है तो उसको हम बंद करके लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बताओ ना, जैसे ये वैल्यू एन टाइम्स तक ऐड होती जा रही है, तो एन टाइम्स तक जब ऐड होती है ना चीजें, तो उनको हम बंद करके लिख सकते हैं एक फॉर्मूले के अंदर। वो कैसे लगाते हैं बताओ, उसको कहते क्या है हम, पढ़ा नहीं मैथ में तो भाई, मैथ में पढ़ा नहीं आपने, सबमिशन पढ़ा है आपने, सबमिशन, ये जो होता है ऐसे, सबमिशन पढ़ा है। जब वैल्यू ऐड होती जाती है एन टाइम्स तक, तो उनको क्लोज करने के लिए मतलब लिख देते हैं क्लोज करके, तो यूज किसका करते हैं, सबमिशन। इसको ओपन करते हैं तो फिर से वैल्यू ओपन हो जाती है सारी की सारी। तो इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, अब देखना ध्यान से, इस चीज को समझना कैसे लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ई नेट को मैं लिख दूंगा, देखो कैसे, इसको लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां मैं लगाऊंगा सबमिशन। ठीक, अब सबमिशन में क्या करूंगा देखो ध्यान से देखो, यहाँ Q1 R1 है, P तो सब में है, यहाँ भी देखो P तो सब में है, मतलब चीजें चेंज कौन सी हो रही हैं, तो यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ N N, ऐसे यहाँ 3 3 3 आया होगा। मतलब ये 1 2 3 चेंज हो रहे हैं, पावर भी देखो सेम ही है सब पर। तो जो सेम है उसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो वैल्यू चेंज होती जा रही है उसको हम बंद करके लिखेंगे। और जैसे उसको मैं क्या मान लूंगा देखो, जैसे ये लिखा है Q1, तो मैं यहां मान लूंगा QI। ठीक है, अभी बताता हूँ। और नीचे भी क्या मान लूंगा, अब जहां जहां मैंने 1 माना है वहां वहां सब, जहां जहां 1 है वहां वहां सब में क्या कर दो, आई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा IP, और यहाँ भी क्या आ जाएगा देखो कैप में, RIP, और क्या कैप। ठीक है, और यहाँ आई क्या है, तो यहाँ आई जो है ना, यहाँ लिखेंगे आई जो है वो 1 से लेकर कहां तक है, N तक। ये जो आपने डिनोट कर दिया इसको, मतलब ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई। कैसे आ गई भैया,
जैसे ही इसको ओपन करोगे ना आप, तो सबसे पहले आप आई की जगह क्या रखोगे, 1, ये पहली टर्म मिल जाएगी। फिर सबमिशन का मतलब है प्लस, तो प्लस लगाओगे। फिर आई की जगह क्या रखोगे, 2, तो देखो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये वाली टर्म मिल जाएगी। ऐसे ही रखते जाओगे, लास्ट में आई की जगह क्या रख दोगे, एन, तो ये एन वाली, यानी इस पर क्लिक करते ही ये पूरा ओपन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसको बंद करके हम ऐसे सबमिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो ई नेट होगा उसका ये एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। हालांकि याद आपको ये रखना है खासकर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला डिनोट हमने कर दिया, ड्राइव कर दिया, तो कोई अच्छी बात है, फॉर्मूला ड्राइव करना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रखना है अपना, डायरेक्शन को देखकर ऐड करने वाला, ठीक है। नोट करो। या एक सेकंड रुको, थोड़ी सी थ्योरी लिखो पहले ऊपर। देखो माना Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों का एक निकाय है। Qn आवेशों का एक निकाय है जिसके कारण बिंदु P पर जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना माना आवेशों से बिंदु P की दूरी, आवेशों से बिंदु P की दूरी R1P, R2P, R3P डैश 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 RNP है। वेक्टर लगा देना सब पर। तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार होगी। नोट कर लो।